हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा इस नए लेक्चर में पहले बीआरएस के ही क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं जो कल छोड़ कर गए थे। बीआरएस का क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 22। मुझे बेटा कहता है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन बाय राजेंद्र, प्रिपेयर अ बीआरएस ऑन एज ऑन 31st ऑफ मार्च 19 शोइंग बैलेंस एज पर कैश बुक। मुझे बेटा बताना है बैलेंस एज पर कैश बुक क्या आने वाला है, और मुझे देता है डेबिट बैलेंस शोन बाय बैंक स्टेटमेंट। बेटा पासबुक का डेबिट, बैंक स्टेटमेंट का मतलब पासबुक ही है। बेटा पासबुक का डेबिट बैलेंस है तो बेटा नेगेटिव आइटम है मेरे लिए। बेटा पासबुक में क्रेडिट होना अच्छा होता है ना, ठीक है ना जी। जो बेटा कैश बुक का डेबिट होता है वो पासबुक का क्रेडिट होता है। कैश बुक में डेबिट होना अच्छा है, पासबुक में क्रेडिट होना अच्छा है, लेकिन ये दे रखा है पासबुक का डेबिट बैलेंस तो नेगेटिव आइटम है। चलिए, कल आपने वैसे किया था इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट, मैंने एक बार सॉल्यूशन बता भी दिया था कि क्या आएगा, लेकिन मैं इसको अटेम्प्ट ही कर देता हूं। तो बेटा मेरे को दे रखा है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, और ये हैं प्लस आइटम्स और माइनस आइटम। क्या बैलेंस है? 21,600, 17,800। चलिए जी बेटा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट कैश पासबुक है तो मुझे एडजस्ट भी क्या करना होगा, पासबुक को ही एडजस्ट करना होगा। पढ़ते हैं। कहते हैं चेक ऑफ 21600 वर इशूड इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च बट ओनली चेक ऑफ 14,800 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बेटा अगर 21,600 के चेक इशू हुए और 14,800 के ही प्रेजेंट हुए तो बेटा बाकी 6,800 के चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। एक बात बताओ, जब चेक इशू करे होंगे आपने, कैश बुक कम कर ली होगी, पासबुक बड़ी हुई होगी, ठीक करने के लिए पासबुक भी कम कर लो। पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, सिर्फ पासबुक के बारे में सोचो, ठीक है जी। पासबुक बड़ी भी होगी, ठीक करने के लिए पासबुक को कम कर लो। तो बेटा ये भी रिकॉर्ड कर दिया एज नेगेटिव आइटम। चलिए जी आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। बेटा कहता है चेक ऑफ 10,750 वर प्रेजेंटेड टू द बैंक, आउट ऑफ देम चेक ऑफ 4,200 वर क्रेडिटेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। बेटा बस 4200 के चेक अप्रैल में क्रेडिट हुए ना, बाकी तो सब मार्च में ही हो गए ना। तो बेटा 4200 के बारे में ही सोचते हैं। चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट येट कलेक्टेड, यही तो कहानी है। बेटा मैंने 4200 के चेक कलेक्शन के लिए भिजवा दिया बैंक, और कैश बुक बढ़ाकर बैठ गया हूं कि पैसे आ गए, लेकिन बेटा वो चेक क्लियर ही नहीं हुआ अभी तक। तो बेटा पासबुक कम चल रही होगी, ठीक करने के लिए पासबुक बढ़ा दो। तो बेटा 4200 से मैंने पासबुक को बढ़ा दिया है। चलिए जी नेक्स्ट आइटम की तरफ चलते हैं। बेटा आइटम नंबर 4 कहता है a check of 1,200 was debited in the cash book but not presented in the bank। बेटा कैश बुक में डेबिट करना मतलब कैश बुक को बढ़ा लेना। कैश बुक बढ़ा दी है, पासबुक कम चल रही है, ठीक करने के लिए आप भी बढ़ा दो। बेटा 1,200 रुपए ये भी बढ़ा दिया। चलिए जी नेक्स्ट वन, फिफ्थ आइटम कहता है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक 1450 एज पर एस आई। बेटा बैंक ने पे कर दिया है, पासबुक कम कर दी है, ठीक करने के लिए पासबुक बढ़ा दो। सर पासबुक पासबुक के बारे में सोच लो, मेरा तो काम उससे भी चल जाएगा। तो बेटा 1450 से मैंने फिर पासबुक बढ़ा दिया। नेक्स्ट आइटम बेटा कहता है अब बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 6,200 which discounted with the bank was returned with dishonored but no entry made in the cash book। बेटा अगर 6200 का बिल था, बैंक से डिस्काउंट कराया और डिसऑनर हो गया, जैसे डिसऑनर हुआ होगा क्या किया होगा, बैंक ने मेरे बैंक अकाउंट से पैसा काट लिया होगा। मैंने ही तो जाके बैंक से डिस्काउंट करा था, मैंने कहा ये पकड़ो बिल ऑफ एक्सचेंज, ले आना 20 से 2 महीने के बाद पैसे मुझे आज दे दो। मैंने उनसे पैसे ले लिए, वो 20 से लेने गए, बी ने पैसे देने से मना कर दिया, बिल हो गया डिसऑनर। जैसे डिसऑनर हुआ उन्होंने मेरे बैंक अकाउंट से पैसे काट लिए होंगे 6200 रुपए, मैंने भी नहीं लगाया होगा, सोचा भी नहीं होगा, पूछा भी नहीं होगा, ठीक है ना जी। तो बेटा पासबुक कम हो गई होगी, ठीक करने के लिए पासबुक बढ़ा दो। फिर बेटा 6200 से प्लस आइटम रिकॉर्ड कर दिया। मैं तो कह रहा हूं अगर ऐसे आ जाए ना पेपर में तो खुद ही डर लगता रहेगा सही भी कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं, ठीक है जी। बेटा एक और सुन लो भी,
कहता है ड्राफ्ट ऑफ 5,000 फेवरिंग बासु ब्रदर्स वाज इशूड बाय बैंक लेवाइंग बैंक चार्जेस ऑफ 100 इन द बुक एंट्री फॉर 5,000 वाज रिकॉर्डेड। बेटा बैंक ने एक ड्राफ्ट इशू किया 5,000 रुपए का और उसमें बैंक चार्जेस भी है 100 रुपए के। कहते हैं लेकिन बुक्स में एंट्री 5,000 रुपए की हुई, 100 की नहीं हुई ना, 100 से पासबुक कम कर रखी है, ठीक करने के लिए बढ़ा दो। अब तो पक्का डर हो रहा था कि भैया मैंने गलत कर दिया है, कुछ तो मैंने गलत कर दिया है, ऐसे कैसे हो सकता है, लाइन लगा के एंट्री प्लस की आई जा रही है, एक और आएगी अभी, ठीक है जी, और एक माइनस की आएगी। कहता है 400 फॉर बैंक चार्जेस वर रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक एंड बैंक चार्जेस ऑफ 350 वर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। पहले इसकी बात करते हैं। बेटा आपने 400 रुपए से पासबुक कम करी, बैंक चार्जेस लगे, लेकिन बेटा कैश बुक 800 से कम कर दी, क्योंकि बेटा ट्वाइस, दो गुनी कम हुई है। तो बेटा पासबुक इस हिसाब से सोचो तो बड़ी भी होगी 400 रुपए, क्योंकि हम 800 कम हुए, यहाँ 400 कम हुए, तो पासबुक बड़ी हुई है, ठीक करने के लिए कम कर दो। तो 400 से बेटा कम कर दूंगा मैं पासबुक को, और बेटा 350 के बैंक चार्जेस कहता है कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुए, पासबुक में तो रिकॉर्ड हुए, पासबुक कम कर ली है, ठीक करने के लिए बढ़ा दो 350 रुपए। तो ये था जी सॉल्यूशन। कल सारा डिस्कस किया नहीं था बस, लेकिन मैंने बता दिया था 3 ही आइटम जाने वाली है माइनस आइटम, बाकी सब प्लस है। कोई दिक्कत आई तो बताओ, कुछ रिपीट करना है तो बढ़िया। आगे बीआरएस में बेटा यहाँ पर एक चॉइस का भी क्वेश्चन है, उसका भी डिस्कशन करते हैं। चलिए जी बेटा, बैलेंस एज पर कैश बुक मुझे देता है 16,000। बेटा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, स्टार्टिंग पॉइंट इज कैश बुक, तो बेटा सिर्फ कैश बुक के एडजस्टमेंट के बारे में सोचूं, चलिए सोचते हैं। कहता है चेक ऑफ 30,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट चेक ऑफ 17,500 ओनली क्लियर्ड। 30,000 में से 17,500 के चेक क्लियर हुए, बेटा बाकी 12,500 का क्या किया। जैसे सोच रहे हो मन में वैसे मुझे भी बता दो कैसे सोच रहे हो। कैसे, बस इधर देखना बेटा, 12,500 के चेक मैंने बैंक में भिजवा दिए कि क्लियर करा लो, मैं तो मान के चल देता हूँ जैसे ही बैंक भिजवाता हूँ कि बैलेंस आ गया, तो मैंने कैश बुक बढ़ा ली। कहता चेक क्लियर ही नहीं हुए 12,500 के, पासबुक कम चल रही है। बेटा लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, तो कैश बुक के बारे में सोचो, कैश बुक बढ़ा ली है, ठीक करने के लिए कम कर दो। तो बेटा ऐसा नेगेटिव आइटम मैंने रिकॉर्ड कर दिया होगा 12,500, ठीक है जी। कहता है चेक ऑफ 40,000 इशूड बट चेक ऑफ 21,000 प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्या किया एंजल, 40,000 के बारे में सोचना ही नहीं है ना, 21,000 का तो क्लियर हो ही चुका है, तो सिर्फ बचे हुए 19,000 के बारे में सोचो ना। बाबू चेक इशू किया, चेक इशू करने का क्या मतलब होता है भैया, चेक जैसे ही मैंने काटा किसी भी क्रेडिटर के नाम का, कैशबुक कम कर ली कि अब तो गए पैसे, 19,000 से मैंने कैशबुक कम कर लिया और चेक दे दिया भैया क्रेडिटर को। कहता वो प्रेजेंट तो हुआ नहीं पेमेंट के लिए, बेटा कैशबुक कम चल रही है, ठीक करने के लिए बढ़ा दो, तो प्लस करना है 19,000 रुपए आपको। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो वो ये दोनों रिकॉर्ड कर ही लोगे आप, मैं मान लेता हूं ऐसा। आगे की बात बेटा फोर्थ और फिफ्थ मैं बताऊंगा, बाकी सब आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है जी। हेले यार फोर्थ और फिफ्थ मैंने ही तो बताया है, और किसने बताया है। कहता है रिसीट कॉलम ऑफ कैश बुक ओवर कास्ट बाय 500, बताओ गंगा जी। क्यों, क्या सोचा, तुक्का क्यों लगा रखा है, क्यों नहीं सोचती भाई तू, उससे सही जाता है, क्या कह रहे थे, क्यों
भाई रिसीट साइड में कैश बुक की ज्यादा दिखा दिया 500 रुपए। अगर मैंने रिसीट साइड में ज्यादा दिखा दी, मैंने इनकम ही ज्यादा दिखा दी, तो कैश बुक बड़ी नहीं होगी 500 से। कैश बुक बड़ी होगी, ठीक करने के लिए कम कर दो। बड़ा मैंने हाय तौबा बात बोल दी, इतनी मुश्किल बात तेरे को तुक्का मारना पड़ गया। चलिए जी बेटा, और कह तो ऐसे नहीं जैसे ईशान से समझा, जैसे ईशान ने किसी और से समझा, उन्हें मेरे से समझा। फिर और अभी तूने तुक्का मार दिया। भैया मेरे को तो मतलब ही नहीं है तेरे क्या सही करके आई, मुझे तो अभी फिलहाल एट प्रेजेंट से मतलब है। कहता है डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय द कस्टमर 400। बेटा अगर डायरेक्ट डिपॉजिट कस्टमर ने कर दिया है तो मुझे तो पता नहीं है, पासबुक बढ़ गई होगी, उसने बैंक में डाल दिया, कैश बुक कम चल रही होगी, कैश बुक के बारे में सोचना है, कैश बुक कम चल रही है, ठीक करने के लिए आप भी बढ़ा दो 400 रुपए। खत्म हो गया 22 का चॉइस वाला क्वेश्चन। 23 बेटा जर्नल एंट्रीज हैं, ये होमवर्क है, दोनों क्वेश्चन जर्नल एंट्री के, खुद करो। क्या कराऊं मैं जर्नल एंट्री, अब इतनी बात कर ली है, जर्नल एंट्री पे देखने का भी मन नहीं कर रहा। ये वाला क्वेश्चन 23 है बेटा, 23 क्वेश्चन दोनों होमवर्क करने हैं। 24 क्वेश्चन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बेटा इसका मैं पहले ए पार्ट कर रहा हूं, फिर बी पार्ट भी देखेंगे, लेकिन एक काम करते हैं, पहली जिम्मेदारी आपकी है 500 ट्रांजेक्शन करने की। 5 ट्रांजेक्शन है, इसको शुरू करने से पहले कृपया करके यहां जरूर पढ़ लें। ठीक है जी, पढ़ना बेटा। सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजैक्शन को देखते हैं। कहता है कैश पेड टू अमित वर्मा 75 रुपए वाज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ अमित कपूर एज 57। बेटा यानी कि कैश अकाउंट में तो कोई गड़बड़ नहीं हुई बाबू। कैश पेड टू अमित वर्मा, करेक्ट एंट्री होनी थी अमित वर्मा डेबिट टू कैश अकाउंट। कहता है वाज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ अमित कपूर, आपने अमित कपूर को क्रेडिट कर दिया, वो भी 57 से। कैश के बारे में कुछ नहीं कहा, इसका मतलब कैश को सही ठीक ठाक क्रेडिट ही किया होगा 75 रुपए से। तो बेटा आपने इसकी रेक्टिफाइड एंट्री की होगी, इसका इफेक्ट नलीफाई, इसको किया होगा रिकॉर्ड। अमित कपूर डेबिट 57 रुपए, अमित वर्मा डेबिट 75 रुपए, टू सस्पेंस 132 रुपए। ठीक, आगे बढ़ो। डिस्काउंट अलाउड बाय लोकेश ₹5 वाज नॉट एंटर्ड इन अ कैश बुक बट लोकेश स्टैंड्स डेबिटेड करेक्टली। काम की बात बाबू, देखो अब गलतियां 5-5 रुपए की दे रहा है, पर कॉन्सेप्ट पूरा टेस्ट कर रहा है, आपका दिमाग पूरा छील देगा आपका ये। कहता है डिस्काउंट अलाउड बाय लोकेश। बेटा लोकेश ने डिस्काउंट अलाउड करी, मैंने तो रिसीव करी ना, मेरे लिए तो भैया डिस्काउंट रिसीव थी, और डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा एक इनकम है, और बेटा डेबिट होना चाहिए था लोकेश। कहता है वाज नॉट एंटर्ड इन अ कैश बुक, कैश बुक में तो वैसे भी एंटर नहीं होनी चाहिए थी, कैश बुक में तो वैसे भी एंट्री नहीं होनी चाहिए थी, तो परेशान कर रहा है बस आपको, एंट्री तो यही होनी चाहिए थी ना, करेक्ट। कहता है लेकिन लोकेश को डेबिट ही किया। बेटा लोकेश को अगर डेबिट ही किया है, बात तो सिर्फ ये रहेगी ना, ये क्रेडिट रिकॉर्ड करना, तो एंट्री होगी सस्पेंस टू डिस्काउंट रिसीव्ड 500 रुपए। ठीक है कनक, गुस्सा क्यों कर रहे हो, गलत होगी क्या? अच्छा तो गुस्सा क्यों कर रहे हो बेटा, प्यार से बताओ। नो एंट्री वाज मेड फॉर गुड्स वर्थ ₹40 टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। ये तो मजाक होगी। ड्राइंग्स टू परचेज 40 रुपए। ठीक है ऋषि, बढ़े आगे। फोर्थ एंट्री में दिक्कत आ रही है आपको, देखते हैं इसको। 500 रिसीव्ड फ्रॉम मल्होत्रा सन्स फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस टू देम व्हाट टेकन इन अ कैश बुक बट द एंट्री वाज नॉट पोस्टेड इन द लेजर। बेटा 500 रुपए रिसीव हुए, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया, मतलब लोन दिया हुआ था, इंटरेस्ट ऑन लोन आना था। ठीक है जी, तो बेटा एंट्री होनी क्या चाहिए थी, पैसा आया कैश डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट 500 रुपए, करेक्ट एंट्री ही होनी चाहिए थी। कहता कैश बुक में दिखा दिया, तो भैया कैश में दिखाई दिया बस, यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन में तो नहीं दिखाया, तो एंट्री होनी थी सस्पेंस टू इंटरेस्ट ऑन लोन 500 रुपए। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन 500, ये करेक्ट एंट्री होनी थी। कुछ दिक्कत आई मानी, समझ आया? दोबारा बताता हूं। 500 रिसीव हुए मल्होत्रा सन्स से फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड टू देम वर रिकॉर्डेड इन अ कैश बुक।
बेटा आपने लोन दिया हुआ है मल्होत्रा एंड सन्स को, उनसे ब्याज के 500 रुपए आए, ब्याज के 500 आए, मुझे रिकॉर्ड क्या करना चाहिए था? कैश टू इंटरेस्ट ऑन लोन, पैसे आए जब भी कैश डेबिट, तो सारी इनकम क्रेडिट होती है, इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिट। कहता आपने कैश बुक में दिखा भी दिया, अगर कैश बुक में दिखा दिया मतलब कैश में तो रिकॉर्ड हो गया ना, यही तो रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसको कर देंगे सस्पेंस टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है बाबू, कहता है टोटल ऑफ रिटर्न आउटवर्ड बुक वाज शॉर्ट बाय 100। रिटर्न आउटवर्ड, वो रिटर्न जो बाहर गई, अंदर आती है परचेसेस, तो ये है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कम दिखाई है 100 से, परचेज हमेशा डेबिट, परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट। 100 से कम दिखाई है, क्रेडिट और कर दो, तो डेबिट किसको कर दो? सस्पेंस, सस्पेंस टू परचेज रिटर्न 100 रुपए की अरदास। ठीक है जी, सस्पेंस अकाउंट रेडी हो जाएगा, खत्म खत्म हो गया है सब हवा हवाई। बड़े आगे चलिए जी, पहले एक बार इसको रोक के देखो कुछ और रह गया क्या, बस बाकी तो हो गया। एक काम कर दो पहले, अरे नहीं 1 मार्कर रह गए यार, अभी रह गए यार, रह गए, ये बुक भी तो रह गई है अभी यार, परचेज सेल बुक है, ये पैटी कैश बुक है, चलो कोई नहीं, देखते हैं। लेकिन मैं ज्यादा डिस्कशन अब और करना नहीं चाहता, जो रहेगा वो होमवर्क देखेंगे। 27 का आंसर लिखना, इसका भी चॉइस वाले का भी, 28 का भी, 29 का भी, 30 का चॉइस भी, बस खत्म करो पहले इसको, फिर देखते हैं। सर 27 का आंसर क्या लिखा आपने? ए, और कोई आंसर हो ही नहीं सकता था, ठीक है ना। सिंगल एंट्री सिस्टम या अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। बेटा आपको पता ही है, हम प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, वहां बेटा हमें यही तो करना पड़ता है कि क्लोजिंग कैपिटल हो, फिर ड्रॉइंग छोड़ते हैं, माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, कायदे से हम कैपिटल का डिफरेंस ही तो निकाल रहे होते हैं जिससे हम प्रॉफिट या लॉस एसरटेन करते हैं। और क्या करोगे? प्रिपेयर अ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट से निकलता है प्रॉफिट लॉस। प्रिपेयर अ पी&एल अकाउंट, सिंगल एंट्री सिस्टम में कब बनाया पी&एल अकाउंट हमने? और प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, क्या बात कर रहे हो यार, मतलब आदमी तुक्का भी मारे तो भी ठीक होगा। हाँ रिलेटेड नहीं हो सकते, बात ठीक है, प्रिपेयर ये क्या, तो कुछ भी मतलब कुछ भी बोलते हैं बेटा। A limited company cannot maintain its account under single entry system because of, चलो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपको क्या लगता है सिंगल एंट्री सिस्टम किसको परमिटेड है? बेटा जो बहुत छोटे रिटेलर है, जिनकी दुकान की सेल 1000, 2000, 4000 रुपए है, लॉ परमिट करता है कि आप बना सकते हो सिंगल एंट्री सिस्टम पे अकाउंट्स। सब कुछ नहीं लिखा जाता ना, आपको अकाउंट्स बनाने आते, जो लिखा जाता है बस वो लिख दो तुम्हारे से, जो छोटी मोटी डिटेल लिख सकते हो पैसों की बस वही लिख दो। तो याद रखना बेटा, सिर्फ सोल प्रोप्राइटर को परमिटेड, और वो भी बहुत स्मॉल बिजनेस को। वो कहता है एक कोई लिमिटेड कंपनी है, अरे जब करोड़ों रुपए लगा के कंपनी शुरू की हुई है, अकाउंटेंट को आप बहुत आराम से रख सकते हो, इवन सीए रख सकते हो बस में। तो कह रहा है कि अगर कोई लिमिटेड कंपनी और वो अपने अकाउंट सिंगल एंट्री सिस्टम से नहीं बना पा रही बिकॉज ऑफ लीगल रेस्ट्रिक्शन, लॉ मना करता है भाई, और कोई कारण नहीं है, लॉ की रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है आपके ऊपर। आंसर इज ऑप्शन ए अगेन। ठीक बात, ठीक है मानी जी, आगे बढ़ते हैं। 28, इसमें क्या लॉजिक लगाया आपने? उसका ए था तो इसका भी वाह, वाह। चलो जी बेटा 28, अ लाइबिलिटी, कभी भी नहीं, कुछ भी बोर्ड में तो कट जाता है, ओएमआर शीट तो चेक कंप्यूटर से ही होती है ना, मतलब ओएमआर तो नहीं आती, मतलब कहने का मतलब है अगर 2 ऑप्शन लिख दो तो कट जाता है, ये मेरे दिमाग में सीवीटी घूम रहा है, कट जाता है ऐसे। जी हाँ, मैंने हाँ नहीं कहा, मैंने हाँ ही तो कहा, ठीक है। A liability is a current liability if it satisfy, मानी करी जिसमें ऑल ऑफ दीज ऑप्शन होता है उसमें आंसर ऑल ऑफ दीज ही होता है, ठीक है ना जी, इसलिए आंसर सी है बेटा, आंसर सी है। लेकिन मैं कारण बता देता हूं पुत्र जी, आपने ना यही पढ़ी है 11th क्लास में डेफिनेशन, जो बेटा एक्सपेक्टेड टू बी पेड विद इन 12 मंथ होता है वो करंट लायबिलिटी होता है। जब आप 12th में आओगे तो एक वर्ड और ऐड होगा, अगर कोई लायबिलिटी ऑपरेटिंग साइकिल में पे हो जाती है वो भी करंट लायबिलिटी होती है। अभी तो ऑपरेटिंग साइकिल का भी मतलब नहीं पता ना, जानना है, जानना है, चलो फिर सुन।
आप जानने के इच्छुक हो तो मैं बिल्कुल बताने का इच्छुक हूँ। आपके दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए कि आप हमारे टीचर को ही नहीं पता। सुनो बेटा, ये तो तब मैंने आपसे डिस्कस किया और अभी बिजनेस में भी किए डिस्कस, जिस दिन मैंने फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल समझाया। WIP बोला था कि नहीं बोला था? बोला था ना, वर्क इन प्रोग्रेस। चलो अब सुन लो बेटा, रॉ मटेरियल से WIP का बनना और WIP से फिनिश गुड्स का बनना। पहले आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, मैं ब्लैकबेरी का एग्जांपल देता हूं हमेशा। आपने फैब्रिक खरीदा, उस पर बेटा कटिंग रख करके छोड़ी रखी 2 महीने, फिर बेटा स्टिचिंग कराई, बन गया फिनिश गुड्स, फिर उधार पर बेचा, फिर कैश आया। तो बेटा ये कंप्लीट करता है किसी कंपनी के ऑपरेटिंग साइकिल को। ठीक है, अब जैसे ब्लैकबेरी का एग्जांपल है तो ऑपरेटिंग साइकिल आपका ज्यादा से ज्यादा 3 महीने का है। 3 महीने में आपका रॉ मटेरियल WIP में भी कन्वर्ट हो जाता है, फिनिश गुड्स में भी उधार पे बिक भी जाता है, पैसा भी आ जाता है। ठीक है ना जी, आपका ऑपरेटिंग साइकिल 3 ही महीने का है। लेकिन बेटा कुछ कंपनियां ऐसी भी है जिनका ऑपरेटिंग साइकिल 3-3 साल बड़ा होता है। 3-3 साल बड़ा होता है। तो अगर कोई लाइबिलिटी उन्होंने 3 साल में भी पे कर दी, वो भी करंट कहलाएगी। 12th क्लास में आ जाओ, ये बात 12th में आएगी समझ में। एग्जाम्पल दे देता हूं, लेकिन एग्जाम्पल ये जो मैं दे रहा हूं ये देना बहुत जरूरी है और आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी बना देगा। जो बच्चे छुट्टी करके वीडियो नहीं देखेंगे ना, महापाप है। वो जो सोच रहे होते हैं ना घर बैठ के कि सब कुछ तो सिखा दिया भैया ने, हर दिन मुंह से कोई ऐसी नई बात निकलती है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं ये सच्चाई बता रहा हूं आपको। अब एग्जाम्पल सुनो बेटा, ज्यादातर ये एग्जाम्पल वाइन कंपनी, लिकर कंपनीज पे फिट होता है। आपको पता है बेटा, तब तक आप वाइन को कैटेगराइज ही नहीं करते जब तक 3 साल तक उसके रॉ मटेरियल को सड़ाया नहीं जाता। 3 साल तक उसका रॉ मटेरियल सड़ता है तो वो कैटेगराइज होती है कि अब ये वाइन बन गई है। ठीक है ना जी। अब बेटा 3 साल तक रॉ मटेरियल को सड़ा रहे हो, फिनिश गुड्स तैयार होने में 3 साल लगे, फिर उधार पर बिकेगा, फिर कैश आएगा, तो आपका ऑपरेटिंग साइकिल 3 साल से तो बहुत बड़ा हो गया। तो अगर 3 साल में भी कोई लाइबिलिटी पे होगी तो वो भी करंट होगी, बिल्कुल। यही तो गेम है। लेकिन ये बेटा सच बात, 12th का क्वेश्चन। ठीक है ना जी। अब इसने पूछ लिया तो मुझे बताना पड़ गया, वरना बताता नहीं। इवन मैं आपको ये भी बता देता हूं, एक बहुत बड़ी फाउंडर है, ठीक है, और वो हमेशा इन अपने सेमिनार में ना स्टार्ट वो बताती है कि इन्वेस्टमेंट आपको कितने टाइम के लिए करनी चाहिए। तो हमेशा कहती है कि इन्वेस्टमेंट इज जस्ट लाइक अ वाइन। आप जितने लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करोगे ना मार्केट में, शेयर मार्केट में, उतना बढ़िया रिटर्न आएगा। तो एग्जांपल पता क्या देती है? तो यही बता रही थी, कह रही कि 3 साल तक तो वाइन कैटेगराइज भी नहीं होती। 3 साल पुरानी वाइन की बोतल कहते मैं खरीदने गई अपनी ब्रदर के साथ, ठीक है जी। बोतल पता करी तो बोतल थी 50 पाउंड की। ठीक है जी। कह रही कि हम और आगे बढ़े, मतलब हमने देखी 12 साल वाली बोतल, 12 साल पुरानी वाइन, 12 साल तक जो सटी हो। कहता है उसकी वैल्यू थी कुछ ऐसे ही, मतलब अंदाजा बता रही थी वो 200 पाउंड, मुझे एग्जैक्टली फिगर तो नहीं याद, 200 पाउंड। ठीक है, कहते हम 15 साल पे पहुंचे। बेटा 12 साल से 15 साल में गैप कितना है? 25% का। 25% मतलब 3 साल हो गया, है ना। कहते गैप 25% का है, लेकिन 200 पाउंड वाली बोतल 400 पाउंड की हो जाती है ना, डबल हो जाती है 12 से 15 साल में। ठीक है जी। अब 15 से 18 में आए, बेटा कितना गैप है? 20% का। ठीक है ना, बोतल के रेट 20% नहीं बढ़ते, $400 से $1000 हो जाती है। तो वो ऐसे बताती है कि इन्वेस्टमेंट भी इतनी है, इतना ही ग्रो करती है अगर आप इतने साल तक टिको तो यहां से आप थोड़ा सा याद रखना बेटा, वाइन कंपनीज का ऑपरेटिंग साइकिल बहुत बड़ा होता है। 15-15 साल भी सड़ा रहे होते हैं रॉ मटेरियल को, 15-15 साल। चलिए जी। अगर उन्होंने 15 साल ही सड़ा है, उनका ऑपरेटिंग साइकिल 15 साल बड़ा है, तो बेटा 15 साल में भी कोई लाइबिलिटी पे करी तो गारंटी होगी। ठीक है जी। लकड़ी के कास्क होते हैं जिसमें सड़ाते हैं वो, है ना। चले खैर आगे बढ़ते हैं, मुझे दूर से दूर तक वास्ता नहीं है इन चीजों से। उसकी उसको मैं फॉलो बहुत करता हूँ, तो वो वीडियो बताती है तो मैं सुनता बड़े ध्यान से हूँ। चलिए खैर,
बेटा 29th क्वेश्चन कहता है एनी एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन ऑर्डर टू रिड्यूस द ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज, तुक्का मानो, फंस गया तो क्या करे। एक और क्वेश्चन, इतना चैप्टर पढ़ा है मैंने कैपिटल रेवेन्यू, फिर कोई बात नहीं आई जाती है, तो कहीं मार लो। बी तो कभी हो ही नहीं सकता ना, ये दोनों एक ही बात है। एड का खर्चा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एड का खर्चा ही तो प्रोपोर्शनल है भाई, ये तो एड के ऊपर बात है। आंसर सी ऑप्शन है, कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं थोड़ा सा लॉजिक दे देता हूं ताकि दिमाग में भी जाए। कहता है कोई भी खर्चा जो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कम करने के लिए किया हो आपने। सर मेरे बिजनेस का एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वेजेस, सैलरी। अगर मैं चाहता हूं मेरी वेजेस ज्यादा ना लगे, उसको कम करने के लिए मैंने क्या किया होगा, मैंने मशीनरी बाय कर ली होगी ताकि वर्कर ज्यादा ना है, कैपेक्स ही तो होगा। अगर कोई खर्चा मेरी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कम करने के लिए किया, वो कैपेक्स ही, वो एसेट बना के दे रहा होगा आपको। ठीक बात, क्लियर है? बढ़ सकते हैं आगे। कैपेक्स खर्चे वही तो होते हैं जो आपको एसेट बनाकर देते हैं, ये वही खर्चे हैं जो एसेट बनाकर देते हैं आपको। बेटा 30th, इफ अ पर्सन फेल्स टू पे हिज डेट सच अमाउंट इज कंसीडर्ड एज, क्या पूछ रहा भाई, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज अ, याद ना है ना आज, फिर देख लेना तुम आज। गुस्सा आ जाता है मुझे ऐसे। आउटस्टैंडिंग सैलरी इज अ, सब भूल भाल गए। पर्सनल, अरे भाई इधर देखो, तुम क्या याद करते हो, तुम पिटाई खा लोगे। इधर पर्सनल, रियल, नॉमिनल कुछ याद है? एक मिनट देखना, यहाँ आता क्या था, सारी एसेट एक्सेप्ट दो, एक डेटर और एक बैंक, क्योंकि नाम सारे यहाँ आते थे। नॉमिनल में सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, सारी इनकम, सारे गेन। लेकिन मैं हमेशा बताता था एक्सपेंसेस के सामने कोई प्रीफिक्स लग जाए या कोई सफिक्स लग जाए तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आ जाता है। सैलरी नॉमिनल है, सैलरी के बराबर में आपने प्रीफिक्स लगा दिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी, भूल जाते हो तुम। इतने प्यार से पढ़ाई गई बातें तुम भूल गए, दिल तोड़ दिया तुमने मेरा। अरे छोड़ो बाबू छोड़ो, बात ही नहीं, अरे छोड़ दो, मैं बात ही नहीं करता तुम्हारे से, इतने दिल से पढ़ाई थी मैंने चीज, तुम भूल गए, क्या ही फायदा हुआ। चलिए खैर बेटा, आगे बढ़, ओ 6:27 हो गए क्या? चलिए खैर रखते हैं, आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।